नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बंगाल चुनाव नतीजों से पहले ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। काउंटिंग पर किसी प्रकार का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति नियमों के खिलाफ नहीं। पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर पुनः मतदान के बीच भारी बवाल। दक्षिण 24 परगना में भिड़े टीएमसी और बीजेपी समर्थक। नतीजों से पहले ममता अभिषेक की इमरजेंसी मीटिंग। आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक पर बड़ा एक्शन। पंजाब पुलिस ने दर्ज की 2 एफआईआर। दिल्ली पहुंच गई पंजाब पुलिस। कर्नाटक कांग्रेस में भारी बवाल तो वहीं कानूनी पचड़े में उलझे राहुल गांधी। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के वॉइस सैंपल की जांच पर सुनाया फैसला, तो हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत। अमेरिका के साथ फिर छिड़ सकती है जंग। ट्रंप के बयान पर ईरान ने दी महायुद्ध की चेतावनी। फिर से हमले की बढ़ गई है आशंका। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 4 मई को होने वाली मतगणना से ठीक पहले ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। काउंटिंग सुपरवाइजरों की नियुक्ति को लेकर टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव आयोग के सर्कुलर का पालन किया जाएगा और आयोग को अपने अधिकारियों पर भरोसा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से भी इनकार कर दिया है, जिससे चुनाव आयोग की कार्रवाई को बड़ी कानूनी मजबूती मिली है और टीएमसी के सारे पैतरे फेल हो गए हैं। सर, कितना बड़ा झटका ये माना जाए ठीक काउंटिंग से पहले ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी क्यों चाह रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं वो वहां पे रहे, क्योंकि इनका इतिहास रहा है कि काउंटिंग के दिन गड़बड़ी करके ये हारी हुई बाजी को जीत जाते थे। काउंटिंग एजेंट, अधिकारी, उन सबको धमकी देकर काउंटिंग के दौरान जो है वहां पे ऐसा घपला, ऐसा माहौल भय का बना दिया जाता था कि कई सारे लोग ये कहते कि 30-35 सीटें हार के भी काउंटिंग के टेबल पे वो जीत गई। और इसलिए बाहर से अधिकारी नियुक्त हो रहे हैं, इनको मिर्ची लग गई। ये गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई हम इसमें इंटरव्यू नहीं करेंगे। कपिल सिब्बल पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बागची ने बिल्कुल साफ कहा, कानून के मुताबिक अभी तो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जहां चीफ ऑब्जर्वर सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा तो डिप्टी ऑब्जर्वर बंगाल सरकार का होगा, और जहां कहीं भी चीफ ऑब्जर्वर स्टेट गवर्नमेंट का होगा वहां डिप्टी ऑब्जर्वर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। तो ये तो बिल्कुल फेयर है मामला। 2 ऑब्जर्वर आपने लगाए, एक स्टेट का एक सेंटर का, गड़बड़ी नहीं होगी। आप इसके विरोध में चले गए तो जज साहब ने तो डांट के कहा कि कानून तो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन उन 2 के 2 वो केंद्र सरकार से अधिकारियों को ला सकता है, कोई आपके सेटिस्फैक्शन के ऊपर काम नहीं करेगा। ये इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही है और इलेक्शन कमीशन ने अब तक जितने भी फैसले लिए हैं वो कानून की नज़र में सही है। तो ममता बनर्जी गड़बड़ नहीं कर पाएंगी, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। जी, तो नतीजों से पहले सीएम ममता चारों तरफ से फंस गई हैं। इसी बीच आज बंगाल में जबरदस्त बवाल भी मचा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीट के 15 केंद्रों पर पुनः मतदान के दौरान जबरदस्त बवाल मचा। फाल्टा इलाके में भारी बवाल देखा गया। फाल्टा इलाके में निवासियों के विरोध प्रदर्शन के बीच झड़पें भी हुई। दरअसल स्थानीय निवासियों का आरोप है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उन्हें धमकियां दी और डराया धमकाया गया। घरों को जलाने की बात तक कह डाली। एक महिला ने
दावा किया कि उसने तृणमूल को वोट दिया था। उसने इस बात पर हैरानी जताई कि उसी पार्टी के एक नेता ने उसे निशाना बनाया जिससे उसने वोट दिया। महिला ने कहा कि हमने तृणमूल को वोट दिया, फिर भी उन्होंने हम पर हमला किया। हम चाहते हैं कि उसे गिरफ्तार किया जाए। हमें महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहिए। तो वहीं वोटों की गिनती से पहले सीएम ममता ने इमरजेंसी बैठक भी बुलाई। सर, आज रीपोलिंग के दौरान भी जबरदस्त बवाल हुआ, लेकिन ये टीएमसी के कार्यकर्ता कब सुधरेंगे? अभी भी धमकी दे रहे हैं कि नतीजों के बाद जला दिया जाएगा। देखिए, ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं, ये सुधरने वाले लोग नहीं। मैं अभी से नहीं, पिछले चुनाव के बाद से कैपिटल टीवी पे मैं कहता आया हूं शुरू से कि केंद्र सरकार ने इन लोगों को थोड़ा ज्यादा ही ढील दे दी, और इसलिए इनकी हिमाकत देखिए, इनके दुस्साहस को देखिए कि वो रीपोलिंग में जाकर के धमकी दे रहे हैं, जबकि चप्पे चप्पे पे सेंट्रल फोर्स है। अब 3 चीजें समझ में आ रही है। पहली चीज, ये जितने लोग बैठ करके ये सोच रहे हैं ना भाई कितना हाई टर्नआउट हुआ है किसके फेवर में, अगर सब कुछ उनके फेवर में है, ममता बनर्जी जो आकर के कह रही है कि 226 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे, तब आपको धमकी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तब आपको धमकी देने की आवश्यकता नहीं। आप चुनाव जीत रहे हो, आपने सुना बीजेपी वाले कहीं धमकी दे रहे नहीं। अगर आप ऑलरेडी जीत गए तो आपको धमकी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, नंबर 1। नंबर 2, लोगों की हिम्मत को तो देखिए। जनता को समझ में आ गया टीएमसी जाने वाली है, इसलिए फाल्टा जैसे जगह पे जहां हिंदू अपनी जुबान नहीं खोल सकता, टीएमसी का ऐसा दहशत है, लोग सड़कों पे आकर के टीएमसी का विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अपने आप में बता रहा है कि जनता बिल्कुल टीएमसी के खिलाफ हो गई है। और नंबर 3, ये साफ साफ बता रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है, उसमें ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनकी चोरी पकड़ी जा रही है, इनके गुंडे पकड़े जा रहे हैं, और इसीलिए ये जो इतना हंगामा, इतना बवाल मच रहा है, तो इलेक्शन कमीशन बधाई के पात्र है, क्योंकि हर बार हर जगह वो इलेक्टोरल गड़बड़ियां जो टीएमसी अब तक कर पा रही थी, वो नहीं कर पा रही। जी, अब बात करते हैं पंजाब सरकार के बदले की कार्रवाई की। आम आदमी पार्टी छोड़कर अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक पर पंजाब में 2 एफआईआर दर्ज हुई है। संदीप पाठक के खिलाफ यह एक्शन पंजाब के 2 अलग अलग जिलों में हुआ है। एक मामला करप्शन से जुड़ा बताया जा रहा है, जबकि दूसरा महिला शोषण से संबंधित है। इस बीच पंजाब पुलिस की एक टीम उससे पूछताछ करने दिल्ली भी पहुंची। इससे पहले उद्योगपति राजेंद्र गुप्ता पर भी एक्शन हुआ, वो भी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में उनकी फैक्ट्रियों पर छापेमारी की थी। मामला हाईकोर्ट में पहुंचने पर 4 मई तक के लिए कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। तो वहीं हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल सहित अन्य सांसदों को पंजाब सरकार की तरफ से दी गई सुरक्षा वापस ले ली गई है। सर, किस बात का खुंदस निकाल रहे हैं? बस खुंदस इस बात का कि ये नेता सारे बीजेपी में चले गए। जब इनको जेल भेजा गया था कितनी चिल्ला रहे थे, ये बदले की कार्रवाई, ये ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, हमारे को जो है हम शहीद होने के तैयार है। कितना तमाशा करता था ये। अभी आपके पास सिर्फ पंजाब की पुलिस है, तो कोई पहली बार तो आप कर नहीं रहे हो। कुमार विश्वास छोड़ के गए, आप उनके पास भेज दिए। हाँ भाई, किसी को छोड़ा तोड़ा ही ना। ये सिक माइंडसेट का परिचायक है। कल तक जो व्यक्ति आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, आपने सीधे अरेस्ट करने के लिए पुलिस को भेज दिया। क्या आरोप लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी हिम्मत नहीं है। भगवंत मान को इतना कम से कम हिम्मत होना चाहिए, केजरीवाल को होना चाहिए। यू शुड कम आउट एंड से कि क्या क्या आरोप है। ये तो सूत्रों के हवाले से जो आपने बताया कि 2 आरोप, एक भ्रष्टाचार का, एक यौन उत्पीड़न का महिलाओं के खिलाफ, ये सब तो सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। इनमें कहां दम है कि वो सामने आकर के कहें कि ये गड़बड़ी हुई है। और ये गड़बड़ी कब हुई? बीजेपी में जाने के बाद, या ये घटना पुरानी है? वॉटेवर जो आप आरोप लगा रहे हो, ये की घटना कब की है? जब आपकी पार्टी पे थे तब आप आंख बंद करके बैठे हुए थे। अभी 4 दिन नहीं हुआ, तो ये घटिया मानसिकता। पुलिस बोर्ड वाले को भेज देना राजेंद्र गुप्ता के यहां, बाकी लोगों से सिक्योरिटी खींच लेना। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे लोग छोड़ के गए। भाई शत्रुघ्न सिन्हा गए, मोदी को गाली दे रहे हैं। कीर्ति आजाद गए, मोदी को गंदी गंदी गालियां।
घटिया, कोई गिरफ्तार कर रहा है क्या? उसे घर पे पुलिस भेज दिया गया क्या? लंबी लिस्ट है। कांग्रेस पार्टी, आप पूरी दुनिया को गाली देते हो कि ये पार्टी ऐसी है, वो पार्टी। हम राजनीति को बदलने आए थे, लीजिए यही बदलाव। देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं, ही इज अ नार्सिसिस्ट। आपने उसका विरोध किया नहीं। कुछ लोगों की प्रवृत्ति इस तरीके से होती है कि जब उनके मन की चीजें नहीं होती है वो पागल हो जाता है, और ऐसा पागल हो जाता है कि अपना सुध बुध खो देता है। तो अभी यही हाल मिस्टर अरविंद केजरीवाल की हो गई है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कांग्रेस पार्टी की करते हैं। चुनावी राज्यों में कांग्रेस का हाल बुरा है और इसी बीच कांग्रेस में बवाल भी मचा हुआ है। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर बवाल सबसे ज्यादा है, तो वहीं राहुल गांधी भी कानूनी पछड़ों में फंसे हैं। कई मामले राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे हैं। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में कोर्ट ने आदेश सुनाया। एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने विजय मिश्रा की ओर से राहुल गांधी के वॉइस सैंपल के मिलान कराने के लिए दी गई अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने बहस के लिए 11 मई की तारीख तय की है। साथ ही राहुल गांधी को जमानतनामा दाखिल करने का आदेश मिला है। साथ ही एक दिन पहले ही राहुल गांधी को राहत मिली थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में उनके इंडियन स्टेट से लड़ाई संबंधित बयानों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी। सर, इतने सारे मामले राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे हैं, कहीं से राहत है तो कहीं से आफत है। साथ ही कर्नाटक में ये क्या चल रहा है? देखिए, इनको राजनीति फुल टाइम करनी नहीं है। वो राजीव गांधी के बेटे हैं, सोनिया गांधी के बेटे हैं, जबरदस्ती लोग उनसे राजनीति करवाते हैं। कितना बढ़िया बेचारे वहाँ अंडमान निकोबार में टहल रहे थे, कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें, कितना अच्छा रील्स वगैरह आया वहाँ से, है कि नहीं? तो उनको एंजॉय करने देना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ कर्नाटक के अंदर में सरकार गिरने वाली है, भारतीय जनता पार्टी भी एक्टिव हो गई है, डीके शिव कुमार के बहुत सारे लोग अब भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में भी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अब तय हो गया है कि मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कोई बदलाव नहीं होगा। केंद्र में भी अब सिग्नल्स मिल गए कि अब कोई बदलाव नहीं होने वाला। केरल में सरकार बनेगी शायद कांग्रेस पार्टी के एग्जिट पोल के मुताबिक, पता नहीं। अब वहां कोई नया मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, वहां पे भी अभी सही 4-5 नाम जो है अभी चलना चालू हो गया। सारी पार्टियां रिव्यू मीटिंग कर रही हैं, असम में, बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में। राहुल गांधी जो है मौज ले रहे हैं। रही बात कोर्ट केसेस की, तो अभी तो आपको कहा गया है कि बेल ले लो। वॉइस सैंपल मना कर दिया है। वॉइस सैंपल लेने की आवश्यकता है क्या? वो तो ओपन जगह पे उन्होंने कहा है। उनको कोर्ट में जिस दिन पेश किया जाएगा वो खुद बोलेंगे हाँ मैंने बोला, मैं गांधी हूं, मैं झुकता नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, 10 तरह की चीजें। लेकिन अब उनको जमानत लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि गिरफ्तारी का खतरा बना हुआ है। बिल्कुल। अब बात आज की आखिरी खबर की। ईरान की सेना ने आशंका जताई है कि उनके देश के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमले फिर शुरू हो सकते हैं। सेना ने यह भी कहा है कि सबूत दिखाते हैं कि अमेरिका किसी भी समझौते या संधि के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। यह बयान तब आया है जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शीर्ष सैनिक अधिकारियों के साथ ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई पर विचार के लिए बैठक की है। ट्रंप ने पहले भी कई बार ईरान को चेतावनी देते हुए युद्ध विराम जारी रखने और हार्मोन्स को खोलने को कहा है। हालांकि ईरान हार्मोन्स को खोलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सर, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से धमकी दे रहे हैं, क्या फिर से एक बड़ा युद्ध चाहते हैं ट्रंप? देखिए, बहुत अभी ये लंबा चलने वाला है। मैं एक बात को शुरू से कह रहा हूं कि अमेरिका में 60 दिनों तक आप लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन 60 दिन पूरा होने के बाद आपको पार्लियामेंट से उसकी पुष्टि करानी होगी। वहां पे वोट होगा कि हाँ भाई युद्ध चलना है। अब वो 60 दिन पूरा होने वाला है। 60 दिन पूरा होने वाला है और अभी तक आपने कुछ अचीव नहीं किया। और जिस तरह की आपकी पॉपुलैरिटी है, युद्ध को लेकर के विरोध चल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप बिल पास भी नहीं करा पाओगे। तो टेक्निकलिटीज में फंस के डोनाल्ड ट्रंप ये युद्ध हार गए, ये माना जाएगा। और इसलिए लगातार ईरान की तरफ से बड़े कड़े कड़े बयान दिए जा रहे हैं कि ताकि देखो हमने जो धमकी दी, अमेरिका डर गया। युद्ध रुकेगा तो वो टेक्निकल रीजन से। अब यहीं पे एक ट्रिक है जिसको समझना है। अब वो 60 दिन के बाद वो पास नहीं कर पाएंगे तो क्या कर लेंगे? 60 दिन पूरा होने तक तो लड़ ही सकते हैं ना।
तो आप क्या करोगे, आप युद्ध का जो है टेम्परेचर बढ़ा दोगे, बहुत भीषण युद्ध कर दोगे। और जब भीषण युद्ध आप करोगे तब पार्लियामेंट के अंदर बैठे सांसद, उनकी मजबूरी हो जाएगी कि अमेरिका के वास्ते कि ये युद्ध हम हारे हुए नजर नहीं आए, उनको समर्थन देना पड़ेगा। और इस बीच क्या हुआ है, 6.3 बिलियन डॉलर, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। आज उस हथियार की बिक्री का एक आदेश पास हुआ है और यह हथियार कहां जा रहा है, यूएई और इजराइल को। मतलब युद्ध अभी लंबी चलने वाली है और 1-2 दिन के अंदर अचानक से यह खबर आएगी कि अमेरिका ने फिर से ईरान के ऊपर जबरदस्त हमला किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।